स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी आंखों के सामने आपकी सदियों पुरानी पहचान को मिटाया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वह केवल एक खबर नहीं है, वह एक वार्निंग है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। इतिहास गवाह है कि हमें जब भी किसी सभ्यता को मिटाना होता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला किया जाता है उसकी सांस्कृतिक पहचान पर। बांग्लादेश एक ऐसी भूमि जो मां ढाकेश्वरी की ममता के साथ साथ मां के 7 शक्तिपीठों का केंद्र रहा है, वह आज एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है जिसका ताप हम सरहद पार भी महसूस कर सकते हैं। आज उन गलियों में प्रार्थनाएं नहीं है, सन्नाटा है, और सन्नाटे से भी ज्यादा डर है। आज इस वीडियो के अंत में आप समझ सकेंगे कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह लड़ाई ज़मीर की भी है। यह कहानी है उस विरासत की जिसे हम अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ देख रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले शक्तिपीठ को समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो शक्तिपीठ हैं, माँ दुर्गा के शक्तिपीठ हैं, वह केवल पूजा स्थल नहीं है, वे हमारी संस्कृति की आत्मा भी हैं। इतिहास की किताबें आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, लेकिन उन शक्तिपीठों में कैद हमारे पूर्वजों की प्रार्थनाएं भी हैं। लेकिन ये शक्तिपीठ उस कल्चरल डीएनए का भी हिस्सा हैं जिसे हजारों साल के आक्रमण भी मिटा नहीं सके, हिला नहीं सके। सोचिए, ढाकेश्वरी मंदिर जो बांग्लादेश में राष्ट्रीय हिंदू मंदिर की पहचान रखता है, यह केवल एक इमारत नहीं है बल्कि उस ढाका की पहचान है जिसका नाम ही मां ढाकेश्वरी के नाम पर रखा गया है। जब मूल ही काट दिया जाएगा, जब जड़ ही कट जाएगी तो पेड़ कब तक बचेगा। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं मां जशेरेश्वरी के मंदिर का, जहां पर मां सती की हथेलियां गिरी थीं, यह मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जब बांग्लादेश की विजिट की थी तो यहां पर भी माथा टेका था। आज यह मंदिर भी असुरक्षा के घेरे में है। ये मंदिर हमारी कल्चरल मेमोरी हैं। इन सब पर जब हमला होता है तो हम सिर्फ ईंट नहीं खो रहे होते हैं, हम अपना एक साझा इतिहास खो रहे होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि 2024-25 से अगर हम देखें तो यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए यह वर्ष 2024-25 एक काला अध्याय रहा है। हिंसा की लहरें अचानक नहीं उठी हैं। आज के डिजिटल दौर में एक फेक पोस्ट होती है और किसी इंसान की चिता जला दी जाती है जीते जी। दीपू चंद्र दास एक के साथ जो हुआ वह जस्टिस नहीं था, वह जंगल लॉ था। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां भीड़ ही जज बन जाती है, ज्यूरी बन जाती है और जल्लाद भी बन जाती है? एक बेहद मामूली सा आरोप, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड और हजारों की भीड़ ने एक बेगुनाह को मौत की घाट उतार दिया। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या एक अफवाह किसी की जान लेने का लाइसेंस बन सकती है? क्या एक ऐसी अफवाह जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया गया किसी को जिंदा जलाया जा सकता है? क्या उसके बेस पर आपका यह जवाब इस मानसिकता के खिलाफ एक आवाज बनेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये तस्वीरें जो आपने देखी भी होंगी बहुत दुखद हैं। यह सिर्फ इस बात का सबूत है कि जब कानून मूक दर्शक बन जाता है तो इंसानियत का अंत निश्चित होता है। अब महत्वपूर्ण रूप से हम यह विश्लेषण अवश्य करेंगे कि यह क्यों हो रहा है, यह सब कैसे हो रहा है। और अक्सर कहा जाता है कि राजनीति जो है वह धर्म का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहां धर्म को ही हथियार बनाकर राजनीति की जा रही है बांग्लादेश में। जब संस्थानों और मीडिया पर हमले होते हैं तो समझ जाइए कि अब सच का गला घोटा जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह स्टंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह दिखाता है कि जब स्टेट कमजोर होता है तो कट्टरपंथी विचारधाराएं उस शून्य को भर देती हैं और शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल वॉर। क्या यह हिंसा सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ है? नहीं, यह उस उदारवादी सोच के खिलाफ है जो विविधता को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। क्या यह चुप्पी आने वाले बड़े खतरे का संकेत है? तो हां,
बांग्लादेश में यह एक बहुत बड़े खतरे का सिंबल है। क्या बांग्लादेश का भविष्य एक नए मोनोलिथिक सोच की तरफ बढ़ रहा है, यह जहां पर किसी दूसरे विचार, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे सोच और संस्कृति का कोई स्थान नहीं होगा? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। अगर आप हिंसा का पैटर्न देखें तो अगस्त 2024 में शुरू होती है राजनीतिक उथल पुथल, जब शेख हसीना सरकार गिर जाती है और इस्लामी समूह लामबंद होते हैं। अक्टूबर 2024 में दुर्गा पूजा पर हमले शुरू होते हैं। 18 जिलों में 47 मंदिरों में तोड़फोड़ होती है। इस्कॉन भिक्षु को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिसंबर 2024 की बात करें तो अदालत परिसर के अंदर हिंदू वकील की हत्या कर दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को नजरअंदाज कर दिया जाता है और जनवरी 2025 में जेशोरेश्वरी पर हमला किया जाता है। ढाकेश्वरी मंदिर को धमकी दी जाती है। समुदाय के नेताओं को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अगर आप इस हिंसा का पैटर्न और अभी जिस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया उसको देखेंगे तो पूरी आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। देखिए, क्रोनोलॉजी या सांख्यिकी कभी दर्द नहीं बता सकती। सोचिए, महसूस कीजिए उस पिता का दर्द जो अपने बच्चों को लेकर भाग रहा है और पीछे मुड़कर अपने जलते हुए घर और देवस्थानों को देख रहा है। वो घर जहां उसने दिवाली मनाई थी, वो घर जहां उसके बच्चे के लिए लोरी गूंजी थी। उन पुजारियों के बारे में सोचिए जिनकी पीढ़ियां एक ही मंदिर में सेवा में गुजर गईं और आज वह अपनी जान बचाने के लिए इन माता के विग्रहों को छोड़कर भाग रहा है जिन्हें वह अपने प्राणों से प्यारा मानता था। ये तस्वीरें महज पिक्सेल्स नहीं हैं, ये ब्रोकन ड्रीम्स हैं। हम अक्सर मानवाधिकारों की बात विदेशियों के लिए करते हैं। क्या हम अपने पड़ोस में लगी हुई इस आग को नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों यह आग हमें नहीं झुलसा रही है? यह केवल एक मंदिर का पत्थर नहीं है, यह एक माँ का भरोसा है, एक बच्चे की सुरक्षा है, एक घर की मर्यादा का टूटना है। दुनिया भर की बात अगर हम करें तो दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन है वो छोटी छोटी घटनाओं पर बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं। आप देखिए, जब नेट्रो डैम जला था तो वैश्विक नेताओं ने 48 घंटों के भीतर $1 बिलियन का वादा किया। यूनेस्को की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर कवरेज हुआ। हफ्तों तक 24/7 न्यूज़ चलती रही और दुनिया ने एक साथ शोक मनाया। लेकिन जब शक्तिपीठ जल रहे हैं तो शून्य वित्तीय सहायता का वादा किया गया। यूनेस्को का हस्तक्षेप जीरो है। मुख्यधारा की मीडिया खामोश है और पीड़ितों को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। आप सोचिए, यह पूरी संस्कृति का गला सिस्टमेटिक तरीके से घोंटने का प्रयास नहीं है क्या? और वैश्विक प्रतिक्रिया इतनी सेलेक्टिव, इतनी चुनिंदा क्यों होती है? क्या मानवता की परिभाषा भी हम इस आधार पर तय करने लगेंगे कि पीड़ित कौन है? भारत समेत पूरी दुनिया के हिस्सों से आवाजें उठी, लेकिन क्या ये आवाजें काफी थीं? अगर हम देखें तो वास्तव में दांव पर क्या क्या लगा हुआ है? दांव पर लगा हुआ है पूरी ह्यूमन कॉस्ट, जहां पर 25,000 से ज्यादा भी हिंदू परिवार विस्थापित हो रहे हैं, बच्चे सदमे में हैं और बुजुर्ग निर्वासन में मर रहे हैं। अगर हम देखें तो सांस्कृतिक मिटाव, 2000 वर्षों की जीवित परंपरा एक पीढ़ी में विलुप्त होने के खतरे में पहुंच चुकी है और दांव पर है वैश्विक मिसाल भी। यदि प्राचीन शक्तिपीठ गिरते हैं तो कौन सा पवित्र स्थल हम सुरक्षित मान सकते हैं? इन सब एनालिसिस के बीच में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपीएससी के नज़रिए से यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यूपीएससी की प्रासंगिकता को देखें तो भारतीय संस्कृति और विरासत जीएस पेपर 1 में यह महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा भारतीय विरासत स्थलों के संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती को दर्शाता है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति रक्षा में राज्य की भूमिका को समझने में सहायक है। एक केस है नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य पेपर 4 में मानवाधिकारों का उल्लंघन, नैतिक जिम्मेदारी, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक न्याय के मुद्दे और शासन के नैतिक निर्णय लेने की आवश्यकता पर विचार करें। यह मानव पलायन के नैतिक पहलुओं को उजागर करता है। इसके साथ साथ एस्से में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह रियल वर्ल्ड में ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन, मानव प्रशासन, धार्मिक उत्पीड़न, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ नैतिक शासन, सामाजिक सामंजस्य और मानवीय संकट के मुद्दों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे में यह बहुत इंपॉर्टेंट केस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए,
आज बांग्लादेश की मिट्टी पर जो घटित हो रहा है उसे महज अल्पसंख्यक संघर्ष कहना एक इंटेलेक्चुअल मिस्टेक होगी, एक बौद्धिक भूल होगी। असल में यह हमारी साझा मानवीय विरासत का एग्जिस्टेंस क्राइसिस है। जब इतिहास की चीखें वर्तमान के शोर में दब जाएंगी तो एक कट्टर और अंधी जो हिपोक्रेसी है वो जन्म लेती है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी तटस्थता भी एक अपराध है। यह वीडियो कोई सूचनात्मक बुलेटिन नहीं है, बल्कि एक सोशियो कल्चरल मैनिफेस्टो है। यह आह्वान उन लोगों के लिए है जो विविधता और इतिहास के मूल्यों को समझते हैं। इसे प्रसारित करना सिर्फ शेयरिंग नहीं, बल्कि सेलेक्टिव एमनेजिया यानी कि चुनिंदा भूलने की बीमारी के खिलाफ एक स्टैंड होगा। असल में अगर आप आज मौन हैं तो यह दुनिया को अंधा बनाने की तरफ बढ़ने का कदम होगा। मंदिर की घंटी का मौन होना असल में हमारे लोकतंत्र और संस्कृति के फेफड़ों की बैठ जाना है। आज क्या हम एक गूंगी सभ्यता के रूप में याद रखना चाहेंगे अपने आप को? अपनी राय अवश्य साझा करें और इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जिन्हें कल्चर में, हिस्ट्री में, संस्कृति में और अपनी सभ्यता में विश्वास है, जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, जो यह समझ नहीं रहे कि यह अटैक केवल मंदिर की बिल्डिंग पर नहीं है। कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइएगा। इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास भी कीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारी एनालिसिस भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2027 के लिए या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारे पास प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है, जो कि दिसंबर इवनिंग बैच होगा। यह बैच महत्वपूर्ण रूप से आपको 18 बुक का सेट, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी देगा, जहां पर आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अच्छा प्री के टेस्ट में हमारे परफॉर्म करते हैं तो आपको दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम प्री के लिए, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से आज इसका जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 27 तारीख तक अगर आप हमारे यहाँ इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है हर फीस में, हर कोर्स में। चाहे जो भी कोर्स आप लें, चाहे आप 26 का लें, 27 का लें, 28 का लें, ऑप्शनल का लें, या कोई भी कोर्स जुडिशरी का या स्टेट पीसीएस का, 50% ऑफ दिया जा रहा है। साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए। लेकिन ये 50% ऑफ कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड आपको हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट वैसे भी दिलाता है, लेकिन इस समय यह सबसे बड़ी सेल चल रही है तो आपको आधी फीस पर यह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी जा करके देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर विजिट करके भी डेमो क्लास भी देख सकते हैं, साथ ही साथ सारे कोर्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, 27 तारीख दूर नहीं है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।